out at opinion polls. Welcome to the morning show. This is Manisha with Meghnad and Atul and a very special guest, Sukirat ji. Thank you so much for allowing us to shoot this show in your beautiful home. Most welcome. Sukirat is a short story writer and a columnist with Nawa Zamana. He's also a trustee with this paper. So tell us a bit about this paper. थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या इसका हिस्ट्री है, कहाँ से छपता है, and of course अपने कॉलम्स के बारे में. देखिए, ये जो पेपर है ये एक्चुअली पंजाबी का सबसे पुराना पेपर कहा जा सकता है, जो सबसे पुराना इन द सेंस जो अभी तक चला आ रहा है, लगातार छपता आ रहा है. ये पेपर 1953 में 53 में शुरू किया गया था. ये पहले 2 साल उर्दू में था और उसके बाद इसे पंजाबी में, पहले इसका नाम नया ज़माना था और इसको फिर पंजाबी में जब किया गया तो इसका नाम नवा ज़माना हो गया, विच इज़ नया ज़माना. ये पेपर उन दिनों शुरू हुआ जब हिंदुस्तान में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, सीपीआई यानी आप उसे यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी भी कह लीजिए. तो ये तब शुरू हुआ और ये कायम रहा है ब्रॉडली लेफ्टिस्ट पेपर, क्योंकि बाद में सीपीएम ने भी एक पेपर शुरू किया था, लोक लहर. आजकल भी वो एक ब्रॉडली एक देश सेवक नाम का पेपर चलाते हैं. पर नवा ज़माना ने हमेशा कोशिश की है कि जितने भी फैक्शंस हैं लेफ्ट के उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि फैक्शंस अब बहुत हो चुके हैं, कई बार तो गिनने मुश्किल हो जाते हैं. सो ये ब्रॉडली लेफ्ट पेपर है, चाहे ट्रेडिशनली ये हमेशा से सीपीआई पंजाब के अंडर रहा है. तो एक चीज़ और थोड़ा सा इसी से जुड़ा सवाल, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, हम लोग इलेक्शन कवर कर रहे हैं. आपने बड़ी अच्छी सी एक जानकारी हमें दी कि कैसे ये एक लेफ्ट का सबसे पुराना अखबार है और लेफ्ट से जुड़ा रहा है. लेफ्ट पार्टियों की प्रेजेंस पंजाब में बहुत ज़माने से रही है, लेकिन वो जो हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो सत्ता की पॉलिटिक्स है, उसमें पंजाब में लेफ्ट पार्टियों की उपस्थिति अनुपस्थित दिखती है. ऐसा क्यों है? आप जो बात कह रहे हैं वो आज के दौर में तो सही है, पर ये बात हमेशा ऐसे थी नहीं. लेफ्ट की एक प्रेजेंस रही भी है और एक बार यहाँ एक जैसे यूनाइटेड गवर्नमेंट थी, उसमें लेफ्ट के मिनिस्टर भी रह चुके हैं. कॉमरेड सतपाल डांग उसमें मिनिस्टर थे. अच्छा. और बात ये है कि धीरे धीरे लेफ्ट जो है वो जैसे बाकी हिंदुस्तान में कम होता गया, यहाँ भी कम होता गया. उसके बहुत से कारण हैं और उनके बारे में अगर चाहें तो हम बाद में बात भी कर सकते हैं. ठीक. पर ये है कि लेफ्ट का यहाँ एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है. और ये नहीं कहा जा सकता कि लेफ्ट की प्रेजेंस नहीं है. सिर्फ ये है कि हाँ, अगर आप अब असेंबली में देखें तो प्रेजेंस नहीं है. वही मेरा सवाल. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्रेजेंस नहीं है. पेपर ये उर्दू से पंजाबी में क्यों चेंज हुआ लैंग्वेज? पंजाब में अभी भी बहुत लोग उर्दू पढ़ते हैं ना, या कम हो रहा है वो नंबर? बहुत कम हो गया है, अब बहुत कम हो गया जैसे है. पूरे देश में हुआ वैसे. इंडिपेंडेंस के नहीं, उसके मुझे लगता है 2 कारण हैं. ये थोड़ा सा देश से अलग इसलिए है कि देखिए, पहले तो ये है कि ब्रिटिश टाइम्स में ये जो पंजाब का इलाका था, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अब पाकिस्तान में है, आपको तो मालूम होगा, पर बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि पंजाबी बोलने वाले कोई 2.5 करोड़ हमारे पास हैं और 10 करोड़ उस साइड पे बसते हैं. सो ये जो है कि जो केंद्र था प्रेस का उस टाइम वो लाहौर था. और सवाल आपका थोड़ा सा दूसरा था, पर मैं आ जाता हूँ जलंधर पे भी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जलंधर इस टाइम पंजाब में प्रेस का केंद्र है. पंजाब केसरी यहाँ से है, नवा ज़माना, अजीत सब यहाँ से छपते हैं, क्योंकि जब लाहौर से प्रेस उठ के आया तो फिर यहाँ उठ के आया पार्टीशन के बाद. पर आपका सवाल था उर्दू के बारे में. उसका ये है कि मैं शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ यूनाइटेड पंजाब बताने के लिए कि जो पुराना पंजाब था उसमें एक ट्रेडिशन था कि जो स्कूल में पढ़ाई थी उन ज़मानों में, वो सभी बच्चे जो हैं वो उर्दू पढ़ते थे. मीडियम था. तो क्योंकि वो जनरेशन जो मेरे पिताजी की जनरेशन कह लीजिए, दादा की जनरेशन कह लीजिए, कोर्ट की लैंग्वेज भी उर्दू में लिखी जाती थी. ये उस ज़माने में सारे एफिडेविट जो हैं उर्दू में बनते थे. भाषा अभी भी बहुत सारी उर्दू की है. एफिडेविट के लिए आज तक पंजाबी में हमारा वर्ड उर्दू से आया हुआ वर्ड है, वसीका कहते हैं.
ओके और वो लोग क्योंकि फ्लुएंट थे तो वो अखबार जो हैं, देखिए एक बात ये होती है कि पर्टिकुलरली हिंदुस्तान में कि अखबार जो है वो जिस ज़बान में आपको तालीम दी जाए उसके अखबार ज़्यादा है। जैसे आप देखिए कि अंग्रेज़ी में क्योंकि तालीम बहुत ज़्यादा है तो अंग्रेज़ी के अखबार बहुत ज़्यादा हैं। सो आपको, मुझे लगता है कि उर्दू का कारण ये था कि उर्दू सभी जो तालीम याफ्ता लोग थे जो पढ़ते थे, हायर स्टडीज़ के लिए जाते थे, उन्हें या अंग्रेज़ी आती थी या उर्दू पढ़ना आती थी। दूसरी बात, वो भी एक पर्टिकुलर बात है जो पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टिंग है। देखिए पंजाबी एक ऐसी ज़बान है जो 3 लिपियों में, 2 लिपियों में तो पूरा बटी हुई है। क्योंकि जिस स्क्रिप्ट में जिसे नस्तालीक कहा जाता है पंजाबी लिखी जाती है पाकिस्तान में, वो मैं नहीं पढ़ सकता अगर मुझे उर्दू पढ़ना ना आती हो। और जिस स्क्रिप्ट गुरमुखी में पंजाबी लिखी जाती है वो स्क्रिप्ट वहाँ वाले नहीं पढ़ सकते। और एक तीसरी समस्या ये है जो थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब ये बात चल रही थी, आपको पता है कि पंजाब, एक तो यूनाइटेड पंजाब हुआ ना, पाकिस्तानी पंजाब और हमारा मिलाकर पंजाब, हाँ। एक यूनाइटेड पंजाब हिंदुस्तान में भी पार्टीशन के बाद था जिसमें से हरियाणा निकला और हिमाचल प्रदेश निकला। बिल्कुल, हाँ। ये जो सारी पंजाबी सूबा की मूवमेंट थी उन दिनों में क्या हो रहा था कि बकायदा 60s में, बल्कि उससे भी पहले कहा गया, प्रचार हुआ, जो कह लीजिए RSS किस्म की ताकतें थीं कि जो पंजाबी हिंदू हैं वो अपनी जो मातृभाषा है उसे जब सेंसस हो, जनगणना हो, तो वो उसे लिखवाएं कि वो हिंदी है। अच्छा। जो ये बात सच नहीं है क्योंकि पंजाबियों की ज़बान जो होती है वो एक इलाके की ज़बान होती है, वो किसी धर्म की ज़बान नहीं होती है। ठीक बात। और यही बात हुई कि पाकिस्तान बनने के बाद उधर मुसलमानों को कहा गया कि आप अपनी मादरी ज़बान उर्दू लिखाइए। तो उससे बड़ी गड़बड़ हुई पंजाबी ज़बान के, एक ज़बान जो कि मैं गलत भी कह सकता हूँ पर मुझे लगता है दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी ज़बान है। और डायस्पोरा को आप देखें तो ये बहुत फैले हुए हैं पंजाबी, तो इसके बावजूद इसकी जो महत्व होना चाहिए था इसे नहीं मिल पाया क्योंकि ये 3 धर्मों और तकरीबन 3 लिपियों में भी बंट गई। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। ये मेरे 2 मित्र थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई और इस चीज को उन्होंने दूसरे एक और तरीके से बहुत अच्छे से समझाया था कि जो पंजाब में, आपने यहाँ का भी जिक्र किया इस हिस्से में, और पाकिस्तानी पंजाब के हिस्से में, उनका ये कहना था कि एक ऐसी दुविधा की स्थिति आ गई है कि लोग बोलते पंजाबी हैं लेकिन उसको लिखते उर्दू में है, तो वो जो लिपि मूल है वो मूल लिपि वहां पर नहीं आती। और वही चीज आप यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर जो उसकी एक और लिपि थी, ओरिजिनल लिपि, वो उसकी बजाय लोग कुछ और लिपि है। तो ये अजीब सी स्थिति है कि जो भाषा बोली जाती है उस लिपि में लिखी नहीं जाती वहां पर, क्योंकि एक भाषा थोप दी गई। वही इधर भी हुआ है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब चुनाव की तरफ, है ना? एक्चुअली मैं एक और मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, बिकॉज़ आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन पंजाबी मीडिया, इट्स सो वाइब्रेंट, इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, तो व्हिच न्यूज़पेपर डू यू लाइक रीडिंग, व्हिच इज अ गुड पंजाबी न्यूज़पेपर दैट कैन गिव अस अ सेंस कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इवन दो हम लोग पढ़ नहीं सकते बट फिर भी व्हाट डू यू रीड एवरी मॉर्निंग मैं टू गेट टू नो कि क्या चल रहा है? देखिए मैं अंग्रेजी छोड़ के, हाँ नहीं, मैं आपने पंजाबी के बारे में, मैं पंजाबी की बात ही करूंगा। देखिए बात ये होती है कि हर एक का एक अपना दृष्टिकोण, अपना स्लांट भी होता है। हम सब लोग जो हैं, हम आफ्टर ऑल सोचने वाले लोग हैं। क्योंकि मेरा, आप मुझे लिबरल कह लीजिए या लेफ्ट लिबरल कह लीजिए, किसी भी खाने में डाल लीजिए, पर जो भी है मैं सेंटर से तो लेफ्ट की तरफ ही हूँ। और इस वक्त, अब मैं अगर इस वक्त की बात करूं तो मैं पंजाबी में पेपर नवा ज़माना के अलावा ट्रिब्यून पढ़ता हूं, पंजाबी ट्रिब्यून। सो पंजाबी ट्रिब्यून जी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, एक्चुअली मैंने पेपर, मुझे गुरमुखी पढ़ना आता तो है नहीं, बट लाइक मैंने ये देखा कि यहाँ पे ना बहुत सारे नोटिसेस आए हैं, डिक्लेरेशन अबाउट क्रिमिनल केसेस, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि कैंडिडेट्स को भी क्रिमिनल केसेस, तो इसमें मैंने 5 है, उसमें से 4 शिरोमणि अकाली दल के, गुरदासपुर का है, मोगा का है, और हर इसमें 3-4 आइटम्स है इसमें कि क्रिमिनल केसेस ये है। एडीआर की रिपोर्ट में लिखा है कि सैड में सबसे ज्यादा हैं क्रिमिनल कैंडिडेट, फिर आप सेकंड इज आप। ये एक्चुअली हम बात ये कर रहे थे, बड़ी दिलचस्प जानकारी है कि आम आदमी पार्टी, जो कि पार्टी विद डिफरेंस और नए एंथुसियाज्म के साथ उसके प्रति लोगों में भी बहुत एक उत्साह देखा जा रहा है, उसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट, मतलब दूसरे स्थान पर क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स। 25% इसके बारे में थोड़ा बताइए, इज इट अ पार्टी विद अ डिफरेंस फॉर पंजाबी से इट इज जस्ट? देखिए अगर पंजाबी समझते हो, मतलब मैं अपनी बात कर सकता हूँ, फिर मैं जनरली
देखिए बात यह है कि मैं तो समझता हूँ कि जैसे आपने भी इशारा किया, कहाँ से क्रिमिनल आते हैं। असल में तो क्या है कि पहली बात तो है कि आपका कोई इतिहास तो है नहीं। मैं चाहे एंटी अकाली हूँ, चाहे एंटी कांग्रेस हूँ या ना हूँ, पर अकाली पार्टी का इस प्रांत में इतिहास है, इस कांग्रेसियों का इतिहास है, जुड़ाव है। आपका कोई इतिहास तो है नहीं यहाँ। अब मैं ये भी नहीं कहता कि क्योंकि इतिहास नहीं है तो एक पार्टी नहीं बन सकती, ये मेरा नहीं कहने का मकसद। मेरा कहने का कि उन्होंने कहाँ से ये लोग लिए हैं कि जो कोई आलतू फालतू या कोई रूठा हुआ या जिस किसी को टिकट नहीं मिली या जिस किसी की पॉकेट में बहुत सा पैसा है। खैर ये दूसरी पार्टियां भी करती हैं, मैं सिर्फ आप पे नहीं आरोप लगाना चाहता, पर ये जो आपने देखा है तो ये असल में क्या है कि लोग आए तो वही है ना। और ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक सभी जानते ही हैं कि अब पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन भी बहुत हो चुकी है। क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स की हुई है उसमें मुझे लगता है कि सभी पार्टियों में आपको क्रिमिनल एलिमेंट दिखाई देंगे। अगर इसका एक अपवाद आप ढूंढना चाहें तो वो शायद लेफ्ट की पार्टियां हैं, क्योंकि अगर क्रिमिनलाइजेशन का ही अपवाद नहीं, यही अपवाद होगा कि आपको लेफ्ट के किसी कैंडिडेट में क्रिमिनल बैकग्राउंड ही मिल जाए, जो ये प्रूव करता है कि लेफ्ट में रूल बाय एज अ रूल आपको क्रिमिनल आंसर नहीं मिलेंगे। और लेफ्ट का फिर पॉलिटिकल प्रेजेंस भी नहीं है, तो मतलब बट ये जैसे वेस्ट बंगाल या केरला की बात हम कर लेते हैं तो वायलेंस एज अ टूल तो लेफ्ट फेमस है। हाँ स्पेशली वेस्ट बंगाल। मतलब मैं डिनाई नहीं करूंगा, जैसे ममता बनर्जी तो बोलेंगी उनके साथ कितना कुछ हो गया। नहीं ये ममता बनर्जी नहीं बोलेंगी। बात ये है कि ये सही बात है कि मैं डिनाई नहीं करूंगा इस बात को कि वायलेंस एज ए टूल इस्तेमाल हुआ है, और वायलेंस एज ए टूल हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी लेफ्ट ने किया। Exactly, हाँ। बिल्कुल। सो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मुझे लगता है कि बात थोड़ी सत्ता से जुड़ी हुई भी है, पर हम थोड़ा डाइग्रेस कर जाएंगे अगर हम इस बात को इसके साथ जोड़ लें, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग विषय है। मुझे लगता है वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि सत्ता में आने के बाद पार्टियां वायलेंस की तरफ क्यों जाती हैं या वामपंथ भी वायलेंस को क्यों एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, पर एक बहुत गहरा, गंभीर और इम्पोर्टेंट विषय है। मैं एक सवाल पूछना चाहता था, आप ही से पूछना चाहता था, ये पहली हेडलाइन क्या है अगर हम आप हमें बता दे कि इसे मैं पंजाबी में पढ़ के सुनाता हूँ और इसे हिंदी में कोशिश करूंगा कि इसका साइमल्टेनियस लोक विरोधी पार्टियां नूं हराउण ते लोक पक्षी उम्मीदवारां नूं जिताउण दा सद्दा, यानी कि एन इन्विटेशन टू डिफीट द एंटी पीपल पार्टीज एंड मेक प्रो पीपल पार्टीज विन। ये है इसका मेन है। ये है कि कॉन्फ्रेंस कर रही है पंजाब सुबार्डिनेटेड सर्विसेज फेडरेशन, जिन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इनवाइट मतलब उन्होंने अपनी बात रखी है कि ये उनका कोट है। So ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा ये 14 तारीख का पेपर है, आज 14 फरवरी है। अब देखिए पता क्या है, अब इस तरह का हेडलाइन आपको सिर्फ इस अखबार में ही दिखाई दे सकता है। यू नो कि कोई पीपल सबऑर्डिनेट सर्विसेज सेक्शन ने ये इनवाइट किया। अच्छा, दूसरा अब ये है कि यहाँ दूसरा हेडलाइन है रोजगार दी गारंटी दा कानून बनाना साडी जिम्मेवारी है। ओके, ये भी आप समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम रोजगार की गारंटी, और ये रोजगार एक ऐसी बात है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता इस वक्त हिंदुस्तान में। मनरेगा जैसी जो चीजें हैं वो स्टेट में काम नहीं करती। मतलब मनरेगा बहुत छोटे स्तर का रोजगार देती है निचले स्तर पर, फिर भी उससे बड़ा एक असर हुआ, तो वो कैसे वो फेल यहाँ पर है पूरी तरह से? नहीं, मनरेगा फेल नहीं है। हाँ। पर देखिए मनरेगा एक बेरोजगार आदमी के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। मनरेगा कोई विकल्प तो नहीं है ना, स्थायी समाधान नहीं है। और आज जो केंद्र की सरकार है, मैं तो ये भी कहूँगा कि उसको बड़ा फायदा हुआ है कि शुक्र है मनरेगा था जब ये कोविड आया तो कुछ लोगों के पास रही, लोग तो इन्होंने भूखे मार देने थे लोग। सो मनरेगा, मेरा कहने का मतलब है कि मनरेगा विकल्प तो हो सकता है टेम्परेरी, पर ये स्थायी तो नहीं है ना, रोजगार तो होना चाहिए। और एक चीज अतुल, जो मैंने रिसर्च किया उस पे मैंने एक एपिसोड भी किया है कि मनरेगा ये तो गारंटी देता है कि आपको 100 दिन का काम मिलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज पिछले 3 साल में 47 डेज का काम मिला है, 365 दिन में। और पंजाब उसमें कम ही लाइक मात्रा में काम देती है, तो वो एक है। और ऊपर से ऑब्वियसली मिनिमम वेज पे होता है, तो वो तो
आखिरी विकल्प हो जाता है फिर। और दूसरी हाँ, बात जो बोलिए। आपने कही है बिल्कुल सही है कि देखिए मेरे पास आंकड़े नहीं है, पर ये भी मान लें कि 47 नहीं 100 दिन भी मिलता है, पर आदमी के पास तो 365 दिन है ना। बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, हम्म। इलेक्शन पे आते हैं तो जैसे हम थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे थे कि, और आपसे भी थोड़ी अभी तो देर पहले बात हुई तो आपने कुछ बहुत दिलचस्प नजरिया रखा, हम लोग उससे भी चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी उससे रूबरू हों, कि आमतौर पर यहाँ का चुनाव बाइपोलर हुआ करता था, एक तरफ बीजेपी अकाली हुआ करती, दूसरी तरफ कांग्रेस। इस बार का चुनाव अलग कैसे है? देखिए इस बार का चुनाव अलग ऐसे है कि पहले तो पिछला इतिहास तो पहले 50-60 साल का ये रहा कि हमेशा बाइपोलर ही रहे कॉन्टेक्स्ट। एक बार की बात बीच में छोड़ दूं 60s की, वो भी अब जब संयुक्त समाज मतलब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी 60s में, वो एक दौर भी था, पर वो एक ही बार की बात थी। पर जनरली बाइपोलर अकाली वर्सेस कांग्रेस रहा है, और जनरली इतिहास भी पंजाब का कुछ ऐसा ही रहा है, 5 साल वो 5 साल ये। अब ये है कि इसके बाद पिछली इलेक्शन में ट्राइएंगुलर कॉन्टेस्ट था, आप आ चुकी थी, पर उसमें मतलब 3 ही किस्म के फैक्शंस आपको दिखाई देते। इस बार ये तकरीबन 5 हिस्सों में बट गया है, क्योंकि आप है, कांग्रेस है, अकाली दल है, बीजेपी जमा स्प्लिंटर ग्रुप जो अमरिंदर वाला है, और एक स्प्लिंटर ग्रुप अकालियों का है, उनका एक हो गया है, और बाकी संयुक्त किसान जो मोर्चा है वो भी बहुत जगह से सीट लड़ रहा है। अब इससे होता क्या है जब इस तरह का होता है? देखिए हमारे यहाँ ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम है, उसमें जब वोट इतनी बंट जाती है तो एक छोटी सी स्विंग भी आपको इधर से उधर, देखिए 2 ही पार्टियां लड़ रही हैं तो आपको मतलब कम से कम 51% वोट तो चाहिए ना। पर यहाँ क्या है कि यहाँ आप कोई 20%, कोई 21%, कोई 30% ले गया, तो ऑन दी होल ये हो जाता है कि एक हंग असेंबली बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी सीट पे दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये सीट इसी के पास जाएगी। हवा का रुख भी पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है। सो इस बार मुझे लगता है कि कहना ही मुश्किल हो रहा है कि ये जो वेदर कॉक है किस तरफ दिखाएगा। सो ये एक बात है कि चाहे कुछ, देखिए कहने को ये है कि एक कहते हैं कि रूरल पंजाब में हवा बनी हुई है आपकी, ये बात कहने वाले कहते हैं, हो भी सकता है सच। ये भी है कि अर्बन सीट्स जो हमेशा से जब अकाली दल के साथ भी थी बीजेपी, तो इनका समझौता हमेशा ये हुआ करता था कि रूरल सीटों पर अकाली दल लड़ा करता था जहां उनकी पैंठ है, और अर्बन सीट्स में बीजेपी की, जिन बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है वो ज्यादातर अर्बन मिडिल क्लास हिंदू भी कह लीजिए, व्यवसाय के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो हैं। बनिया कहा जाता है, समर्थक पार्टी रही है। अब मुझे कोई कास्टिस्ट होने का इल्जाम ना लगा ले। सो बात आपकी सही है। सो ये जो है इस बार भी क्या है कि एक कोशिश कर रही है बीजेपी अब पिछले, क्योंकि देखिए बीजेपी का ग्राफ बहुत गिर गया था एक किसान आंदोलन के दौरान, बहुत ज्यादा गिर गया था, मतलब डिस्क्रेडिट ही हो गई थी बीजेपी के एमएलएज को मुंह छुपाना पड़ता था अपना। अब ये है कि पर बीजेपी के पास अपने पत्ते भी बहुत हैं खेलने के लिए, उन पत्तों में कई कुछ है, उन पत्तों में पोलराइजेशन करना जानती है बीजेपी। ये अब कुछ ने दिन अमित शाह पंजाब आए हैं और कह रहे हैं कि पंजाब सिक्योर ही तब रह सकता है अगर बीजेपी की पार्टी सरकार होगी। वो एक किस्म का इशारा है हिंदू वोटर को कि कुछ और ना हो जाए। फिर दूसरा पत्ता वो खेलते हैं कि 1984 याद करवाने लगते हैं। ऊपर से ये है कि सिखों को चोगा डालने की बात करते हैं इस तरह से, हालांकि मुझे नहीं लगता उसका कोई फर्क पड़ता है बार बार 84 की याद दिलवाना, क्योंकि सवाल ये कि जो तब हुआ बहुत बुरा था। यह बार बार बीजेपी पार्टीशन को ही उठा लेती है। अब पार्टीशन में जो कुछ हुआ वो भी इसी मेंटेलिटी से हुआ जिस मेंटेलिटी से आज हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की जा रही है। और देखिए मैं तो ये बात खुल के कह सकता हूं क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं। कोई पॉलिटिकल लीडर बात कहे तो ये बीजेपी वाले उठ के कहना शुरू कर देते कि ये भारत के विभाजन की बात कर रहे हैं। माफ कीजिए, भारत का विभाजन एक करवाने की बात कर रहे हैं। ये सचमुच मैं मानता हूं कि ये सिविल वॉर की तरफ ले जाने की बातें हैं। जो हिंदू और सिख वोटर, आपने पोलराइजेशन की बात करी, बट पिछले 1 साल में और हमने मीडिया में भी बहुत खालिस्तानी नैरेटिव सुना, फिर जो बेअदबी का मामला हुआ उसमें भी बहुत सुर्खियों में रहा पंजाब। हिंदू और सिख वोटर पंजाब में
क्या कोई रिलेशंस में स्ट्रेन आए हैं या नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, मतलब इन दोनों कम्युनिटीज, बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम्स का तो उतना वो मतलब हाँ, पोलराइजेशन जो भी सिवाय होगी वो मलेरकोटला की है हिंदूज ना। और सिख्स के बीच में होगी, मतलब है भी या ऐसा कुछ ग्राउंड पे नहीं है? देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, मैं नहीं समझता कि कोई हिंदू और सिख वोटरों के बीच आपस में कोई पोलराइजेशन मुझे नहीं दिखाई देती है। ऐसी बात नहीं है कि कोई अगर इसका मतलब अगर आपके सवाल का अर्थ ये था कि अगर कोई जिसे कहते हैं कोई दुर्भावना एक दूसरे के लिए पैदा हुई हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि इसका एक और कारण ये भी है कि मुझे लगता है कि अब सभी जानते हैं, शायद पंजाब के मेरे हिंदू मित्र भी, कि खालिस्तान का जो मुद्दा है वो चिल्लाने वाले लोग ज़्यादा हैं, कोई किसी में दम नहीं है ख़ास, पर और कोई सेंटिमेंट भी नहीं है, सेंटिमेंट भी नहीं है। strong। पर मैं यहाँ एक बात कहूँगा जो मुझे लगता है कि मुझे आजकल पर्सनली बहुत महत्वपूर्ण लगती है, जो मुझे भविष्य के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे तंग करने लगती है। वो ये है कि एक तो ये है कि कोई छोटा सा भी इंसिडेंट करवा के वैमनस्य जिसे कहते हैं वो पैदा किया जा सकता है, इसकी संभावना रहती है दोनों फिरकों में, क्योंकि ये किसी भी तरफ से कुछ भी छोटा मोटा कर दो तो कल को ये जो आपने जो सवाल किया वो अब इस टाइम सिचुएशन नहीं है पंजाब की, पर ये पैदा की जा सकती है अगर कोई करना चाहे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, पंजाब और बंगाल दो ही प्रांत हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने विभाजन को सहा। बंगाल की तो मैं बात नहीं करूँगा, मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं पंजाब की बात करूँगा। अब देखिए कि पंजाब में 3 समुदाय थे, मुसलमानों का, सिखों का और हिंदुओं का, जो इस समय वेस्ट पंजाब या पाकिस्तानी पंजाब है वहाँ से उठ के बहुत से हिंदू और सिख यहाँ आए। और जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, आपको शायद ना पता हो, एक्चुअली मुसलमान मेजॉरिटी शहर था, पर ये क्योंकि काफ़ी अंदर था तो ये पाकिस्तान में नहीं गए हैं। जलंधर जो है, अर्बन जलंधर वाज 52% मुस्लिम। Okay, and they all And they all partition में went. left। अब उस समय जो एक वहशत, एक पागलपन पैदा किया गया, उसमें हमारे लोगों को जो उधर से आ रहे थे वहां बैठे लोगों ने मारा काटा, हमने इधर से जाने वालों को मारा काटा। आज 70 साल के बाद मैं एक डिफरेंस देखता हूं, वो ये है कि कोई भी पंजाबी सिख रेयर ही होगा जो ये याद कर करके कि मुसलमानों ने हमारे परिवारों को मारा काटा था उनके खिलाफ दुर्भावना रखता हो, वो घृणा नहीं है, घृणा रखता हो, बल्कि उलट है। मैं आ रहा हूं उस बात पे। पर ये बात मैं देखता हूं यहां बैठते हुए कि आज भी मैं ये सुन लेता हूं कि मुसलमानों के प्रति जो घृणा है वो इन्हीं अर्बन पॉकेट्स में से निकलती है और वो कहानियां चलती है। और मैं अपने एक बड़े प्यारे स्कूल के टाइम के मित्र से परसों ही बात कर रहा था। मैंने कहा, देखो यार, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, तुम्हारे पिताजी मुल्तान से उठ के आए थे, मेरा परिवार भी रावलपिंडी से उठ के आया, सबने खोया, सबने बना भी लिया, अब हम अच्छे घरों में बैठे हुए हैं 70 साल के बाद। जी जी। मैंने कहा, देखो, मैं हालांकि मैं धार्मिक नहीं हूं, पर मैं हूं सिख परिवार से। सिख रीसेंट हिस्ट्री में, क्योंकि सिखिज्म बहुत रीसेंट रिलीजन है, मुगलों के काल का रिलीजन है, क्योंकि गुरु नानक जब पैदा होते हैं तो वो बाबर का ज़माना है, और गुरु गोविंद सिंह जब जाते हैं तो वो औरंगजेब का ज़माना है। हमारे यहाँ हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं कि जो एनिमोसिटी या जो शत्रुता थी, जो बैर था मुगल किंग्स का सिख गुरुओं के साथ, मैंने कहा कि उसके बावजूद आज कोई भी सिख ये बात नहीं करता कि मुगलों ने हमारे गुरुओं के साथ ये किया इसलिए आज का मुसलमान इसके लिए जिम्मेवार है। हाँ। मैंने कहा, तू मुझे ये समझा कि हिंदू धर्म में तो सारी की सारी मिथोलॉजी हजारों साल पुरानी है, उसमें रिलीजन का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो किसी भी कोई कहीं ये तो नहीं ना कहा जा सकता कि औरंगजेब ने, ज्यादा यही कह दो कि ना मंदिर तोड़ा था, पर किसी रामचंद्र जी को उठा के कहीं इधर से उधर कर दिया हो या किसी को कर दिया, ये तो सब नहीं है ना। एक मुस्लिम लीडर ने भी रिसेंटली यूपी की रैली में बोला था कि भाई कृष्ण ने मुस्लिम से नहीं लड़ा, राम से मुस्लिम मुझे ये बात कभी मैंने उनकी बात समझ, पर ये बात मुझे बार बार कचोटती है कि एक ये सोचने, मुझे लगता है कि इसमें, हालांकि मैं धार्मिक
क्योंकि जो नहीं, ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन तो देखिए सिख्स दोनों, का भी है। सिख्स का भी है, हिंदुओं का भी। मुझे लगता है यहाँ मैं थोड़ा एक बात कहने वाला हूँ जो कुछ लोगों को, जो मुझे जानते हैं, अजीब भी लगेगी। मैं कभी भी अपनी सिख रूट्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं धार्मिक किस्म का आदमी नहीं हूँ। सिर्फ मैं अपने आप को एक कल्चरली सिख मानता हूँ, क्योंकि एक आपकी एक विरासत रहती है। जी जी। मुझे लगता है कि सिखिज्म की ट्रेडिशन में जो एक बात है, गुरुद्वारे में सभी के इकट्ठे किसी मजलूम की मदद करने की, वो कहीं अंदर बैठी हुई है। एक तो वो हिस्सा बहुत मदद करता है। हाँ। सो वो है एक और रिलीजियस टेक्स्ट भी एक हाँ, मिक्स मतलब वो है। देखिए सिखिज्म सब निकला भी traditions तो था। कहाँ से था? सिखिज्म निकला था अपोजिंग द थिंग्स विच वर देयर इन हिंदुइज्म। लाइक एक बात तो कॉमन है ना इस्लाम में और सिखिज्म में कि मूर्ति पूजा है नहीं सिखों में। वो एक किस्म का रिएक्शन था। सो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि कम से कम अभी तक, हालांकि काम शुरू कर दिया है, ये जो अंडरग्राउंड लेवल पे भड़काने की बातें शाखाएं करती हैं ना, वो भी बहुत मानसिकता को एक ही जगह पे ठहरा रहने देती हैं। अगर आपको बार बार एक ही बात याद एक दिलाई ही जाएगी। बात याद करवाई महत्वपूर्ण जाए। बात है। पंजाब में हम बैठे थे और ये जो कहानी है, ये इस जमीन की वो कहानी है जो ऐतिहासिक रूप से, मतलब बहुत उस तरह की कहानी है जो हमेशा दर्ज हो जाती हैं कि पार्टीशन का जो है वो ट्रॉमा की बात है। तो वो सामने आया और आपने सुना होगा कि किस उससे शिद्दत से हमारे सामने सुकीरत जी ने रखा है। जो बेअदबी के साथ जो केसेस हुए हैं, जहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं थी ये बोलने की कि जो हुआ बुरा हुआ। ठीक है, गुरुद्वारे में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट है एक तो उसका सेंटिमेंट रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन एक एक्ट ऑफ वायलेंस हमने दिल्ली में भी बॉर्डर पे देखा, यहाँ पर भी यहाँ स्वर्ण पे भी मंदिर में देखा। फिर और बहुत से मतलब उसको खुल के जो वो करना चाहिए ना विरोध, वो हमें नहीं नजर आया पब्लिक डिस्कोर्स में भी और पॉलिटिशियंस में भी। तो ये भी एक एक्सट्रीम सेंटिमेंट है। एक और चीज आपको, मतलब मनीषा के क्वेश्चन को एडिशन करना चाहूंगा, ये जो निहंग सिख का मामला है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब पंजाबीज एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं व्हाटएवर, बट एक तबका है जो निहंग सिखों का है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी उन्होंने लिंचिंग करवाई, एक तरीके का उन्होंने कोर्ट मतलब बिठा दो दिया थे, था। वी कांट से कि उन्होंने कराई, बट द टू अक्यूज्ड वर, हाँ, अक्यूज जो थे उन थे। प्लस अभी भी कुछ अफरा तफरी मच गई, तो फिर वो वहां पे निहंग सिख पहुंच गए और उन्होंने भी कुछ बयान दिए जो बहुत प्रॉब्लमेटिक थे। तो क्या आपको लग रहा है कि सिख जस्ट एज अ कम्युनिटी भी थोड़ा सा वो एक्सट्रीम तरीके से सोचने लगी है, या फिर एक तबका है, क्या है उनका कितना इन्फ्लुएंस है? मैं उसी बात से था कि देखिए निहंग बहुत मिनिस्क्यूल सा एक हिस्सा है, और अगर आप इस बात को इस बात पे ना भी जाएं जो अभी अभी सिंगू पे हुआ, जनरली सिखों में भी निहंगों को कोई टूल नहीं दिया जाता। दे आर कंसिडर्ड कि ये लोग एक गांजा वांजा पीते हैं, मतलब जैसे एक सेक्ट से होते हैं ना अजीब से, जिनका कुछ नहीं। और बहुत से ये हैं जो गांव से हैव नॉट्स जिन्हें हम कहते हैं ना, वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे किसी, मतलब बेसिकली मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उनको, पर मैं कह रहा हूँ कि उनको एक तो ये बड़े मिनिस्क्यूल हैं और उनको कोई ज़्यादा टूल देने की ज़रूरत है भी नहीं। पर आपकी जो बात का दूसरा हिस्सा ना, मैं निहंगों की तरफ इतना नहीं जाना चाहता। मुझे फ्रैंकली कोई बहुत ज़्यादा पता भी नहीं कि ये कहाँ से आए और क्यों आए। हालांकि मैंने सुना हुआ है ये नीले कपड़े पहनते हैं ये वो, पर मैं कोई थियोलॉजी में मेरा कोई फील्ड नहीं है, सो इसलिए मुझे पता नहीं है। ओके, ना ही मैंने कभी इंटरेस्ट बेअदबी का लिया। सेंटिमेंट हाँ, मैं उस बात पे आना चाहता हूँ कि यू सी, ये जो बात है ना जो मनीषा ने कही, ये वाकई ये मुझे भी बहुत पिंच की। कि देखिए मुझे ये बात तो समझ आती है कि इलेक्शंस बहुत पास थी, तो सभी बहुत फूंक फूंक के बोल रहे थे कि कहीं से भी किसी वोटर को ना नाराज कर लें। सो पॉलिटिशियंस को तो की समझ आती है, मुझे, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उनको, पर पॉलिटिशियन आपको पता ही कैसे बात करते हैं। पर मुझे, हाँ, मुझे ये नहीं समझ आया कि उस वक्त वाकई जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो खुल के क्यों नहीं बोले कि ये बात गलत हुई है। बहुत दबी सुर में बोले जो बोले, बहुत दबी सुर में बोले, और मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। और ये समझने वाली बात है कि जब आप दबी सुर में बोलते हैं तो आप एक सिग्नल दूसरी कम्युनिटी को भेज रहे हैं कि शायद सारे के सारे इस तरह हो रहे हैं, हालांकि ये बात है नहीं। अब ये क्यों नहीं बोले मुझे नहीं समझ आता, या एक कारण इसका, ये मैं वैसे ये कारण मैं, मेरा पर्सनली मैं इसे नहीं मानता हूँ, पर एक दिया गया कारण, मैंने कुछ दोस्तों से बात भी की कि ये बेअदबी वाला मामला जो है ये कुछ देर पहले 2-3 साल पहले बरगाड़ी में हुआ था, और उसकी ना कोई
निकला नहीं नतीजा, तो ये फेस्टर कर रहा था, ये जैसे फोड़ा अंदर से अंदर रिसना शुरू हो गया था। हालांकि ये मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो कहते हैं कि अगर मैं हिंदू जब किसी मुसलमान को लिंच करते हैं तो मैं उसको कहता हूं कि ये लिंचिंग है, तो मेरे गुरुद्वारे में आके भी जब किसी को मारा जाता है तो लिंचिंग है। और मैंने कहा भी, सिर्फ यह कि वाकई अनफॉर्चुनेट बात है कि बहुत कम लोग इस तरह खुल के बोलते हैं। ठीक बात। और दोनों कम्युनिटीज अगर इस एक्सट्रीम उसमें जाने लगेंगी तो फिर फ्यूचर क्या होगा, मतलब। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, क्योंकि आपने ये कहा है, ये नहीं है कि सोच नहीं रहे थे लोग। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दिया था जिससे ये जो सो कॉल्ड मिनिस्क्यूल खालिस्तानी टाइप एलिमेंट है मेरे बहुत पीछे भी पड़ा, जिसमें मैंने यही लिखा था कि देखिए दरबार साहिब में, गोल्डन टेम्पल को हम पंजाबी में दरबार साहब कहते हैं, में लिंचिंग होना भी एक किस्म से बेअदबी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रिलीजियस प्लेस को कनेक्ट किया जाए किसी। और दूसरी लाइन मेरी ये थी कि देखिए वो कोई साजिश थी जिसका पता ही नहीं लग पाएगा उस लिंचिंग से क्या फायदा हुआ, और वाकई आज तक कुछ नहीं पता चला। अब उससे ये जो सारा फ्रिंज एलिमेंट है खालिस्तानी टाइप, वो मेरे पीछे पड़ गया। अब क्या है कि मुझे जो राइट थिंकिंग लोग हैं उन्होंने मुझे इनबॉक्स करना शुरू किया ये मैसेज कि देखिए जो आप क्यों बोल रहे हैं, आप ये कुत्तों को पीछे पड़वा लेंगे, जो सयाने लोग वो तो समझते ही हैं। तो मैंने भी उनको इनबॉक्स मैसेज में जवाब दिया कि मैंने कहा अगर हमारी कम्युनिटी के सभी सयाने डर के कारण चुप बैठ जाएं तो महसूस सब ये करने लगेंगे कि एक्चुअली सयाना कोई है ही नहीं, सभी पागल हैं। हाँ। जो आपको भी अभी लग रहा है, पर ऐसे है नहीं, ये डर के कारण नहीं लोग बोल रहे थे। और मैंने कहा देखिए मैं अपनी गली में अगर मेरे पे कुत्ता भौंकना शुरू करे तो मैं गली में बाहर निकलना तो बंद नहीं ना कर सकता, एज सिंपल एज दैट। पर ज्यादा लोग डर जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जब इन्होंने बोला कि इनको लोगों ने मतलब स्मार्ट लोगों ने रीजनेबल लोगों ने कहा इनबॉक्स किया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन आरएसएस ग्रुप्स जो मैं पार्ट हूँ मेरे फैमिली के, कि जो बोलते हैं वो बोलते रहते हैं एक्सट्रीमिस्ट थॉट के, बट जो स्मार्ट लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो साइड में मैसेज करते हैं कि नहीं भैया आप चुप रहो ना, आप क्यों पंगे लेते हो। ठीक बात। सो अब इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो हम प्रेडिक्शन तो खैर नहीं लेंगे, बिकॉज यू सेड कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है और कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आपने हंग असेंबली का प्रेडिक्शन दिया है। मुझे लगता है कि हंग असेंबली हो सकती है। ठीक बात। बट टेल अस इश्यूज के मामले में, व्हाट आर द 2 टॉप इश्यूज यू थिंक पंजाब के होने चाहिए इस इलेक्शन में? है नहीं है तो छोड़ो, देखिए मुझे लगता है पंजाबियों को सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इशू पंजाब का, क्या हिंदुस्तान का ही होना चाहिए, वो रोजगार का इशू होना चाहिए। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे तो लॉ भी मांग रहे हैं, एक नया लॉ कि रोजगार का इशू कौन उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा। ये सब वादे जी हम आएंगे तो 2 करोड़ आ जाएंगे जॉब्स, ये हो जाएगा, कोई इसकी बात नहीं कर रहा। और मुझे लगता है एक दूसरा इशू है, वो हेल्थ का इशू है। हेल्थ का इशू भी इतना इम्पोर्टेंट है कि देखिए अब आप सिर्फ ये कोविड से ही कनेक्टेड नहीं है, लोग पिस रहे हैं। घर जो हैं वो तकरीबन, कोई बीमारी किसी के घर में आ जाए ना तो एक निम्न मध्य वर्ग का आदमी भी जो है वो दिवाला निकल जाता है। It pushes you to poverty. हाँ, मतलब ये कुछ सोचना चाहिए। ये सब कहने का कि प्राइवेटाइजेशन, बीमा का, ये वो, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हिंदुस्तान का मेन मसला इस टाइम ये है कि इतनी बड़ी हमारी आबादी है, हर साल नौजवान जो हैं वो जॉब मार्केट में आ रहे हैं। फिर एक बात और है कि देखिए ये नहीं मैं कहता कि ग्रोथ कोई हो नहीं रही है, पर ग्रोथ इतनी कॉन्सेंट्रेटेड, इतने कम हाथों में ग्रोथ हो रही है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें जॉब इंटेंसिव ग्रोथ करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि अगर आप के जॉब्स, देखिए एक और बात हुई है पिछले 3-4 साल में, और अब बहुत कुछ कोविड के सर पे थोप दिया जाता है, पर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत जो है वो कोविड से पहले ही खराब बहुत हो गई, डाउनवर्ड। ठीक है। जॉब्स एंड हेल्थ, दोस आर द 2 इंपॉर्टेंट। अच्छा ये है जनरली। एंड तीसरी बात जो है कि मुझे लगता है एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन अब प्राइवेटाइज इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है कि हम फिर एक बहुत बड़ा, देखिए बड़ी मुश्किल से ही हुआ था कि किसी स्तर तक आज़ादी के बाद, इस बात, मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, हम इस स्तर तक आ गए थे कि मिडिल क्लास के लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे। रूरल एरियाज़ में इतना अच्छा नहीं था हाल, पर शहरों में लोग पढ़ रहे थे, और उसी का फ़ायदा है कि उन मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग आज अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, वो तो चले गए।
अब जो निकल रहे हैं, अब पंजाब की हालत यह है कि हर बच्चे का ड्रीम ही है मैं किसी तरह किसी अंकल या आंटी के पास या कनाडा ट्रक चला जाऊं। ड्राइविंग ही करने कनाडा चला जाऊं, नर्स बन के न्यूजीलैंड चली जाऊं। मतलब ये जो बात है कि यूथ बिल्कुल ही निकलता जा रहा है, इसके बारे में ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, ये आपस में जुड़े हुए भी हैं। ओके, हमारे पास टाइम कम है, बट आई जस्ट हैव आई एम क्यूरियस अबाउट टू वेरी क्विक थिंग्स। एक हमने लेफ्ट पेपर से शुरू करा, यू जी। आल्सो सेड योर लेफ्ट इज थिंकिंग एंड वी सेड लेफ्ट इलेक्टोरली फेल हो रहा है, एंड यू सेड इसके बहुत कारण है, बट इफ वन कारण देना था आपको पंजाब में, जस्ट वन क्विक कारण कि क्यों लेफ्ट इज नोवेयर इन पॉलिटिक्स, एक शब्द में टोटल फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लेफ्ट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे आप? बंटवारा। इतना- बहुत इतना- हिस्सों में इतना बंटवारा। इतना ज्यादा, ये तो बड़ी आरएसएस टाइप की हिंदी हो गई। इतना वो भी टुकड़ों में बट भाजीकरण। गया, इतना भाजीकरण। टुकड़ों में बट चुका है Balkanization of लेफ्ट। RSS. टुकड़े में बंटवारा। मतलब RSS इतना का टुकड़ों में बट left. गया है कि आपकी क्या मतलब? असल में ये नागपुर से हैं, इसीलिए इन्होंने आरएसएस वाली भाषा में बात और की। दूसरा क्विक क्वेश्चन ये है कि बिकॉज यू आर अ नॉवेलिस्ट, यू आर अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, Punjab is now famous all over the country for Honey Singh, for Diljit, and for all these songs and all. Very few people know there's a rich poetry का tradition. Rich वैसे आप folk- दिलजीत और हनी सिंह को एक ही तराजू में मत तोलिए। हाँ, ठीक है चलो, पर दोनों ने साथ में गाने गाए हैं, गबरू और नागर। तो what would you recommend to our viewers and our Folk, listeners? सूफी कल्चर इतना सारा है यहाँ का या लोगों को। पोएट्स कि जिनको नहीं आता हो, या जो मुझे लगता है कि कुछ पोइट्स में अगर रिकमेंड भी करूं तो उनके नाम आपके दर्शकों को पता होंगे। बताइए। शिव बटालवी का नाम सबने Of course, सुना है, very कि famous. उसकी लाइनों को तो लेके बाद में इरशाद कामिल ने हिंदी फिल्मों में भी गाने दिए, और उसके गीत देखिए उसकी जो पोइट्री है शिव की, उसमें पंजाब का कल्चर भी है। और बाकी And new writers में से, is there a promising new Poets. poet or writer or वेल अब ये कि पोएट्स मैं कह सकता हूँ कि पोएट्स तो बहुत हैं, हाँ। पर मैं एक का नाम लूंगा तो दो मेरे साथ नाराज हो नाराज जाएंगे, हो क्यों मुझे इस चलो, दो मुसीबत का ले में लो। डालते हैं। दो का फिर मैं, पोएट्री मेरा फील्ड नहीं है वैसे। अच्छा। चलिए तो हमारे वैसे वेरी वेल नोन पोएट हैं सुरजीत पातर इस टाइम, Okay. उनका मैं नाम ले रहा हूँ, Okay. पर मैं चाहता हूँ कि एक बैलेंस रखने के लिए कोई अच्छी सी राइटर नहीं औरत पोएट का नाम भी लूं, जेंडर भी जो balance हो। मुझे, हाँ, जेंडर बैलेंस के लिए। अब मैं नाम लूंगा, मुझे जो नाम याद आ रहे हैं, मैंने अभी किसी गगनमीत की पोएट्री पढ़ी थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और बाकी की मेरी जो पोएट्री वाली दोस्त हैं वो नाराज ना हो जाएं, मैं उन्हें कह रहा पोएट्री मेरा फील्ड नहीं है। आप कहानी वहानी की बात करती तो मैं और तरह से बात करता। ठीक है। Great. Thank you so much for this lovely conversation. That's it for the morning show today. Thank you so much for watching. Keep watching another election show. सब देख लिया, अब ये देखिए। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।